क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि हर साल 8 जनवरी को जिम में इतनी भीड़ क्यों होती है? मतलब ऐसा लगता है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल। और 15 जनवरी आते आते वही जिम एकदम खाली भी हो जाता है। एकदम सही। और हम अक्सर सोचते हैं कि उन लोगों में इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी है। जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन आज 4 अप्रैल 2026 की इस गहन चर्चा में हम ये साबित करने वाले हैं कि ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा डिजाइन फेलियर है। और आज हमारा मिशन है उस जानकारी के भारी बोझ या जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना, उसे चीर कर बाहर निकलना, ताकि हम सच्ची समझ और अचूक सफलता को डिकोड कर सकें। हाँ, और इसके लिए आज हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हैं। हाँ, पहला है JNAI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। और दूसरा है हाई परफॉर्मेंस रणनीतिक एग्जीक्यूशन पर आधारित एक बेहद सटीक दस्तावेज। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम केवल ये नहीं सीखेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये समझेंगे कि सफलता और सीखने की प्रक्रिया का ये जो सिस्टम है वो असल में कैसे काम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो सफलता का जो हमारा पारंपरिक मॉडल है वो पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब कैसे टूट जाता है? देखिए, हम हमेशा से मानते आए हैं कि हाई परफॉर्मेंस का मतलब है कोई फिनिश लाइन पार करना या अपनी टू डू लिस्ट में लगातार नई चीजें जोड़ते जाना। हाँ, ज्यादा काम मतलब ज्यादा सफलता, यही सोचते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन असलियत में उच्च प्रदर्शन ऐसे टिकाऊ सिस्टम बनाने का नाम है जहां जोड़ने से ज्यादा घटाने पर जोर दिया जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन। मैं यहीं पर थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कम से कम उस बात को सामने रखना चाहूंगा जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। अच्छा, कौन सी बात? हमें हमेशा सिखाया जाता है कि जीवन में बड़े लक्ष्य यानी गोल्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सबने सुना है। तो क्या ये सारे स्रोत ये कह रहे हैं कि लक्ष्य तय करना पूरी तरह से बेकार है? मतलब क्या गोल सच में किसी काम के नहीं है? लक्ष्य बेकार नहीं है, लेकिन हमें उनके असली काम को समझना होगा। इस हाई परफॉर्मेंस दस्तावेज में एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। वो क्या है? इसे द रडर एंड द ओर्स यानी पतवार और चप्पू का सिद्धांत कहा गया है। लक्ष्य एक नाव की पतवार की तरह है। अच्छा, जो दिशा तय करती है। बिल्कुल। पतवार का काम सिर्फ ये तय करना है कि नाव उत्तर दिशा में जाएगी या दक्षिण में, लेकिन जो सिस्टम होते हैं वे उस नाव के चप्पू हैं। समझ रहा हूँ। आप पतवार को कितना भी सही दिशा में क्यों ना मोड़ लें, अगर चप्पू पानी को नहीं काटेंगे तो नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। यानी लक्ष्य सिर्फ एक कंपास है, लेकिन जो इंजन हमें वहां पहुंचाता है वो सिस्टम है। एकदम सही। और अगर हम सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक योयो इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। योयो इफेक्ट? हाँ। जैसे वो खिलौना जो नीचे जाकर तुरंत वापस ऊपर आ जाता है। हाँ, वही। मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बनाया कि उसे अगले 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही आम लक्ष्य है। वो इंसान अपनी पूरी जान लगा देता है और वजन कम कर भी लेता है, लेकिन जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है वो कारण ही खत्म हो जाता है जो उसे सुबह उठकर दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अरे हाँ, लक्ष्य पूरा हो गया तो अब दौड़ने की क्या जरूरत है? नतीजा ये होता है कि वो प्रयास करना बंद कर देता है और 6 महीने बाद उसका वजन वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। समझ गया, क्योंकि उसके पास वजन कम करने का गोल तो था, लेकिन फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखने का कोई सिस्टम नहीं था। यही कारण है कि स्रोत सुझाव देते हैं कि रेवेन्यू गोल या किसी अंतिम परिणाम की जगह एक वीकली मैट्रिक स्कोर कार्ड बनाया जाए। यानी साल के अंत में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसा सपना देखने के बजाय ये ट्रैक करना कि इस हफ्ते मैंने कितने नए क्लाइंट्स को कॉल किया या मैंने मार्केटिंग पर कितने घंटे बिताए। ठीक यही बात है। इंसान कभी भी अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठता, बल्कि वो हमेशा अपने बनाए गए सिस्टम के स्तर तक गिरता है। और अगर हम इसे एज ए खटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम से जोड़ें तो वहां भी यही सिद्धांत काम कर रहा है। कैसे भला? मतलब हम अक्सर पढ़ाई या कुछ नया सीखने को एक गोल की तरह देखते हैं, जैसे मुझे सप्ताह तक ये पूरी किताब खत्म करनी है। हाँ, जो कि एक बहुत ही पैसिव और रैंडम तरीका है सीखने का। बिल्कुल। लेकिन खटाना का दस्तावेज इसे पूरी तरह से पलट देता है।
वो सीखने को एक गोल नहीं बल्कि लेवल पर आधारित एक लर्निंग सिस्टम बना देते हैं। हाँ, खटाना के सिस्टम का जो स्टेज 1 है, जिसे लर्न टू लर्न कहा गया है, वो असल में दिमाग का आर्किटेक्चर बदलने की प्रक्रिया है। अच्छा। ये 3 स्तरों में बटा है। सबसे पहला है लेवल 1, यानी फाउंडेशन। यहाँ बात सिर्फ किसी लेख को पढ़ने की नहीं हो रही है। तो फिर क्या करना होता है इसमें? यहाँ विश्वसनीय स्रोतों, गाइडेड चैट और माइंड मैप्स के जरिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है। रुको, ये माइंड मैप्स वाला हिस्सा थोड़ा तकनीकी लग रहा है। एक आम इंसान के लिए इन माइंड मैप्स और उसके नोड्स का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, जब हम कोई नई जानकारी पढ़ते हैं तो वो दिमाग में एक बिखरे हुए ढेर की तरह जमा हो जाती है। हाँ, सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है। तो माइंड मैप एक पेड़ की तरह है। मुख्य विषय उस पेड़ का तना है और उससे निकलने वाली शाखाएं अलग अलग विचार या नोड्स हैं। अच्छा, तो लेवल 1 में हम सिर्फ ये पेड़ बनाते हैं? बिल्कुल, ताकि दिमाग को पता हो कि नई जानकारी को किस शाखा पर रखना है। और फिर आता है लेवल 2, यानी एक्टिव लर्निंग। यहाँ ये दस्तावेज कहता है कि हमें माइंड मैप्स के नोट्स को खोलना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए सक्रिय होकर सीखना चाहिए। मुझे लगता है इसका मतलब है जानकारी के साथ सच में कुश्ती लड़ना। हाँ, और ये कुश्ती बहुत जरूरी है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव लोड थ्योरी या दिमागी बोझ के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी मतलब जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा कुछ याद नहीं रहेगा। एकदम सही। जब तक दिमाग को किसी जानकारी को समझने में थोड़ी मुश्किल नहीं होती, वो इस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी स्थायी याददाश्त में नहीं भेजता। ये तो वो बात हो गई कि अगर जिम में पसीना नहीं आया तो मांसपेशियां नहीं बनेंगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी कॉग्निटिव लोड के बाद आता है लेवल 3, यानी मास्टरी। हाँ, जहाँ असली जादू होता है। यहाँ खटाना सुझाव देते हैं कि सीखी गई सारी बिखरी जानकारी को ब्लॉक स्टाइल सिंथेसिस और इन्फोग्राफिक्स जैसे स्पष्ट ढांचों में ढाल दिया जाए। हाँ, यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो बहुत गहरा है। वो कैसे? जब कोई किसी जानकारी का इन्फोग्राफिक बनाता है तो उसे मजबूरन ये तय करना पड़ता है कि कौन सी बात सबसे अहम है और कौन सी बात छोड़ी जा सकती है। मतलब दिमाग सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं कर रहा, वो उसे रीस्ट्रक्चर कर रहा है। हाँ, और यही असली मास्टरी है। ये एक शानदार सिस्टम है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है। क्या समस्या? देखिए, एक बेहतरीन सिस्टम कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सोमवार की सुबह अलार्म बजता है या जब इंसान कंप्यूटर के सामने खाली स्क्रीन लेके बैठता है तो सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाता है। हाँ, शुरुआत करने का जो घर्षण है वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, काम शुरू करने की जो झिझक है वो बहुत भारी होती है। ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है और इसका समाधान हमारे दूसरे स्रोत में मोमेंटम रिगिंग के रूप में दिया गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मोमेंटम रिगिंग, ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी रेस में बेईमानी कर रहे हो। ये आपने ही दिमाग को धोखा दे रहे हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एक तरह से हम ऐसा ही कर रहे हैं। मोमेंटम रिगिंग का मतलब है अपने लिए शुरुआत को इतना छोटा, इतना मामूली और इतना आसान बना देना कि उसमें असफल होना नामुमकिन हो। अच्छा, शुरुआत की बाधा को एकदम खत्म कर देना। हाँ, अक्सर जब लोग कोई नया काम शुरू करते हैं तो परफॉर्मेंस एंजाइटी या सब कुछ परफेक्ट करने की घबराहट उन्हें लकवाग्रस्त कर देती है। अगर कोई इंसान सोचता है कि आज मुझे अपनी किताब का एक शानदार अवार्ड जीतने वाला चैप्टर लिखना है, तो उस दबाव में वो एक शब्द भी नहीं लिख पाता। बिल्कुल नहीं लिख पाता। इसके बजाय दस्तावेज में जो नियम सुझाया गया है वो मुझे बहुत मजेदार लगा। रोजाना 2 घटिया पेज लिखना, यानी 2 क्रैपी पेजेस अ डे। ये सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी न्यूरोलॉजी है। वो कैसे काम करती है? जब आप खुद को घटिया काम करने की आजादी देते हैं तो दिमाग के उस हिस्से का डर खत्म हो जाता है जो परफेक्शनिस्ट है, और आप कम से कम काम शुरू कर देते हैं। हाँ, और एक बार जब जड़ता टूटती है यानी मोमेंटम बन जाता है तो अक्सर वे 2 पेज उतनी भी घटिया नहीं होते। ये तो हुआ काम शुरू करने का तरीका, लेकिन क्या रोजाना ये तय करना कि मुझे कब काम शुरू करना है खुद में एक थकाने वाला काम नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। इसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। मतलब बार बार सोचने से दिमाग थक जाता है? हाँ, जरा सोचिए, एक इंसान सुबह उठता है, सोचता है क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, कौन सा ईमेल पहले चेक करूं। सही बात है। तो दोपहर 2 बजे तक उसका दिमाग इतने छोटे छोटे निर्णय ले चुका होता है
कि किसी अहम रणनीतिक काम के लिए उसमें ऊर्जा ही नहीं बचती। तो इस डिसीजन फटीग को सिस्टम के जरिए कैसे खत्म किया जाए? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यहीं पर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग का सिद्धांत काम आता है। हैबिट स्टैकिंग यानी आदतों का ढेर लगाना। मतलब आप अपनी किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देते हैं। क्या आप इसका कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए किसी को अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग बेहतर करनी है। अगर वो सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे आज नेटवर्किंग करनी है तो वो कभी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल। लेकिन हैबिट स्टैकिंग में वो ये नियम बनाता है कि जैसे ही मैं लंच ब्रेक से वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, मैं तुरंत एक पूर्व सहकर्मी को हालचाल पूछने का ईमेल करूंगा। अच्छा, यहाँ लंच से लौटना एक पुरानी आदत या ट्रिगर है? हाँ, और इसके साथ नई आदत जुड़ गई। अब उसे सोचना नहीं पड़ता, ये डिफॉल्ट रूप से होने लगता है। अगर मैं इसे खटाना के स्टेज 2 यानी टेस्ट एंड स्कोर से जोड़कर देखूं, तो वो भी एक तरह का मोमेंटम रिगिंग ही है। वो कैसे? क्योंकि वे सीधे किसी से सबसे मुश्किल सवाल नहीं पूछते। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। खटाना के टेस्टिंग सिस्टम का जो लेवल 1 है वो बहुत ही साधारण क्विज और फ्लैश कार्ड्स पर आधारित है। तो इसका मकसद इंसान को डराना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इंसान के ज्ञान की परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी याददाश्त को ताज़ा करना और उसमें मैं ये कर सकता हूँ वाला मोमेंटम बनाना है। और एक बार जब वो आत्मविश्वास आ जाता है, तब लेवल 2 में मध्यम स्तर के क्विज आते हैं। हाँ, जहाँ सीखी गई बातों को अलग अलग परिदृश्यों यानी सिनेरियोज में परखा जाता है। और फिर लेवल 3 में चुनौतीपूर्ण क्विज और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है। और जो क्षेत्र कमजोर रह जाते हैं उन पर फिर से फ्लैश कार्ड से वार किया जाता है। ये धीरे धीरे दबाव बढ़ाने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो इंसान का आत्मविश्वास तोड़े बिना उसे मास्टर बना देती है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम व्यापक तस्वीर देखें तो एक बहुत ही कठोर सच्चाई सामने आती है। कठोर सच्चाई। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। इसे हाई परफॉर्मेंस दस्तावेज में द सैक्रिफाइस फिल्टर या त्याग का नियम कहा गया है। त्याग का नियम? ये थोड़ा डरावना लग रहा है सुनने में। ये डरावना है भी। ये नियम एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। तो फिर किससे तय होती है? सफलता इस बात से तय होती है कि आप कौन सा दर्द सहने को तैयार हैं। इसे थोड़ा और खोलिए। दर्द सहने से यहाँ क्या मतलब है? देखिए, हर इंसान को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए। जीत के उस पोडियम पर खड़े होकर तालियां सुनना किसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सपने तो सभी बड़े देखते हैं। लेकिन क्या हर कोई सुबह 4 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में शरीर के हर जोड़ में दर्द होने के बावजूद वो उबाऊ और एकांत वाली ट्रेनिंग करने को तैयार है? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं है। बस यही बात है। ज्यादातर लोग परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया का दर्द नहीं। जो इंसान उस उबाऊ प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेता है, सफलता उसी के पास आती है। अरे वाह, ये बात सच में बहुत गहरी है। इस सैक्रिफाइस फिल्टर को सुनकर मुझे माली और गुलाब के पौधे की एनालॉजी याद आ रही है। गुलाब का पौधा। हाँ, जो लोग बागवानी करते हैं वे इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जब एक गुलाब की झाड़ी में बहुत सारी कलियां आती हैं ना, तो एक अच्छा माली कैंची लेकर उनमें से कई अच्छी और स्वस्थ कलियों को काट देता है, जिसे प्रूनिंग या छंटाई कहते हैं। बिल्कुल। एक आम इंसान को लगेगा कि माली पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छी कलियों को क्यों काट रहा है? हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन माली जानता है कि अगर वो सभी कलियों को खिलने हेला तो पौधे की ऊर्जा 25 अलग-अलग फूलों में बढ़ जाएगी। और कोई भी फूल बड़ा और खूबसूरत नहीं होगा। एकदम सही। एक विश्व स्तरीय गुलाब पाने के लिए माली को 20 अच्छे गुलाबों की बलि देनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही हमारे काम और हमारी जिंदगी में भी होता है, जिसे इस दस्तावेज में रैडिकल फोकस कहा गया है। हाँ, रैडिकल फोकस। और ये व्यापार और निजी जीवन दोनों पर लागू होता है। स्रोत इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है कि किसी भी इंसान या टीम को एक समय में अधिकतम 5 लक्ष्यों पर ही काम करना चाहिए। सिर्फ 5? हाँ, और जब तक उनमें से एक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल न हो जाए तब तक उस सूची में कोई छठा लक्ष्य नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें इस वक्त काम पर जाते हुए सुन रहा है तो वो शायद सोच रहा होगा कि मेरे पास तो 5 लक्ष्य छोड़िए,
आज दिन भर में करने के लिए 50 कामों की लिस्ट है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है आज के कॉर्पोरेट कल्चर में। बिल्कुल। मेरे ऊपर बॉस का दबाव है, क्लाइंट्स के ईमेल्स हैं। मैं कैसे इन सब को रोककर इस नियम को लागू करूं? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसी शोरगुल या नॉइज से बचने के लिए रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम बनाया गया है। ये रूल ऑफ 3 कैसे काम करता है? दिन की शुरुआत में अपनी 50 कामों की लिस्ट देखने से पहले एक कोरा कागज लीजिए। ठीक है। उस पर सिर्फ 3 काम लिखिए जो आज रात सोने से पहले हर हाल में पूरे होने चाहिए। सिर्फ 3? हाँ, वे 3 काम जो सबसे बड़ा असर डालेंगे। बाकी के 47 काम अगर छूट भी गए तो दिन सफल माना जाएगा। ये तो बहुत ही फोकस करने वाला तरीका है। और यही नियम साप्ताहिक और मासिक स्तर पर भी लागू होता है। यह दिमाग को ये भ्रम नहीं पालने देता कि व्यस्त होना और उत्पादक होना एक ही बात है। ये व्यस्त बनाम उत्पादक वाली बात सच में बहुत चुभने वाली है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि असली काम पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? परफेक्शन की ये चाहत इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये तो ऐसा है जैसे कोई घर की नींव रखने से पहले इस बात की महीनों तक चिंता करे कि ड्राइंग रूम के पर्दों का रंग नीला होगा या लाल। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर नींव ही नहीं है तो पर्दे कहाँ टांगोगे? बिल्कुल। इस परफेक्शनिज्म की बीमारी का एक बहुत ही अचूक इलाज दस्तावेज के द को डिजाइन लूप में छिपा है। वो क्या है? इस लूप का सबसे अहम हिस्सा है अगली प्रोटोटाइपिंग, यानी बदसूरत प्रोटोटाइप बनाना। मैं यहाँ थोड़ा क्रॉस चेक करना चाहूंगा। बदसूरत प्रोटोटाइप बनाने की बात सुनने में तो बहुत आजाद करने वाली लगती है। लेकिन अगर मैं असल दुनिया में किसी क्लाइंट को या अपने बॉस को कोई अधूरा बदसूरत काम दूंगा तो वो मुझे तुरंत नौकरी से निकाल देगा। तो ये असल दुनिया में कैसे काम करेगा? ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो बदसूरत प्रोटोटाइप क्लाइंट के लिए नहीं है, वो आपके खुद के लिए है। अच्छा, तो ये पीछे का काम है। बिल्कुल। को डिजाइन लूप के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रेरणा या इंस्पिरेशन। ठीक है। फिर सीमाएं तय करना या सेट पैरामीटर्स। उसके बाद विचारों पर मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। और इसके बाद प्रोटोटाइपिंग। हाँ, ये आपके विचार का पहला कच्चा ड्राफ्ट है। इसे जानबूझकर रफ और बदसूरत रखा जाता है ताकि आप इसे बनाने में हफ्तों बर्बाद ना करें। समझ रहा हूँ। इसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है और फिर सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे आइटरेशन कहते हैं। क्लाइंट को तो आइटरेशन के बाद का फाइनल वर्जन ही मिलता है। यानी पहला ड्राफ्ट हमेशा बुरा ही होना चाहिए और हमें उसे बुरा होने की आज़ादी देनी चाहिए ताकि विचार जमीन पर उतर सके। एकदम सही। और इसके साथ ही इस दस्तावेज में एक और विचार है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत क्रांतिकारी लगा। वो कौन सा? फियर सेटिंग। हम सब ने हमेशा गोल सेटिंग के बारे में सुना है, लेकिन ये फियर सेटिंग है। फियर सेटिंग यानी अपने डरों की योजना बनाना। ये तो सफलता के बिल्कुल विपरीत लगता है। ये विपरीत लगता है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली टूल है। इसमें सुझाव दिया गया है कि हर तिमाही में अपने सबसे बड़े व्यावसायिक या व्यक्तिगत डरों को एक कागज पे लिखें। मतलब डर को कागज पर उतारना। हाँ, आपको विस्तार से ये सोचना होता है कि अगर मैंने ये कदम उठाया और सबसे बुरा हो गया, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो आ गया, तो क्या होगा? लेकिन इससे तो इंसान और ज्यादा डर जाएगा नहीं? असल में इसका उल्टा होता है। कैसे? देखिए, जब तक डर हमारे दिमाग में रहता है वो एक धुंधला और विशाल राक्षस लगता है, लेकिन जब आप उसे कागज पर उतारते हैं तो आपको एहसास होता है कि 100 में से 99 बार सबसे बुरा परिणाम रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब उसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी अगर नुकसान हुआ भी तो उसे सुधारा जा सकता है। ये अनिश्चितता के डर को जड़ से खत्म कर देता है। आप सोचने लगते हैं कि ठीक है, अगर मैं फेल हुआ तो ये विशेष नुकसान होगा और मैं इसकी भरपाई इस तरह कर लूंगा। रुको एक सेकंड, अगर मैं इसे वापस एक हटाना के टेस्टिंग और स्कोर सिस्टम से जोड़कर देखूं तो वो सिस्टम भी तो यही कर रहा है। कैसे? खटाना का टेस्टिंग सिस्टम असल में सीखने वालों के लिए फियर सेटिंग ही तो है। वो कैसे? हम अक्सर टेस्ट या परीक्षा देने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें इस बात का सामना नहीं करना चाहते कि हमें कोई चीज नहीं आती। यह हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन खटाना का सिस्टम आपको क्विज के जरिए उस डर का सामना करवाता है। आप अपनी कमजोरी को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, और फिर फ्लैश कार्ड्स के जरिए उस कमजोरी को सुधारते हैं। एकदम सही।
ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। दोनों ही सिस्टम, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस का हो या सीखने का, हमें डर से भागने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए एक कंपास की तरह इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने जो कुछ भी डिकोड किया है उसे समेटने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। हमने ये समझा कि कोई भी लक्ष्य या जानकारी बिना एक ठोस सिस्टम के रेत के महल जैसी है। खटाना का लर्न टू लर्न सिस्टम हमें बताता है कि जानकारी को सक्रिय रूप से कैसे अपने दिमाग में पिरोना है। और हाई परफॉर्मेंस का दस्तावेज हमें सिखाता है कि जोड़ने से ज्यादा अहम है घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन। अगर श्रोताओं के लिए इन दस्तावेजों से निकले सबसे कड़े और व्यवहारिक नियमों को संक्षेप में रखना हो तो वो क्या होंगे? मैं इसके 3 मुख्य नियम बताना चाहूंगी। बताइए। पहला, अपना सिस्टम ऐसा डिजाइन करें जो आपके सबसे बुरे, सबसे कम ऊर्जा वाले दिनों में भी काम करें। कोई भी इंसान हर दिन 100% मोटिवेटेड नहीं रह सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मोटिवेशन धोखेबाज है, सिस्टम वफादार है। बिल्कुल। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब आप थके हों तब भी वो डिफ़ॉल्ट रूप से आपसे थोड़ा काम करवा लें। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के पीछे ना भागें, बल्कि रिटर्न ऑन एफर्ट यानी ROE पर भी ध्यान दें। रिटर्न ऑन एफर्ट? हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो केवल आंकड़े बढ़ा रही हैं या आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी मानसिक शांति को भी बेहतर बना रही है। बहुत ही गहरी बात है। और तीसरा जो मेरा पसंदीदा है, एक बार आदत छूट जाए तो खुद को इंसान समझकर माफ कर दें, लेकिन दूसरी बार गलती ना दोहराने का नियम, यानी रिफ्यूज टू मिस ट्वाइस, हमेशा याद रखें। मतलब एक दिन की छूट मिल सकती है लेकिन 2 दिन की नहीं। बिल्कुल। एक दिन जिम छूटना या पढ़ाई ना करना कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन ये कभी नहीं होना चाहिए। 2 दिन का मतलब है एक नई बुरी आदत की शुरुआत। ये नियम वाकई में किसी भी इंसान के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आज की चर्चा समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर शायद हर किसी को रात में सोने से पहले अकेले में सोचना चाहिए। हमने आज बार बार ये देखा कि कैसे हमारे पर्यावरण का डिजाइन, हमारी आदतों का स्टैकिंग और हमारे बनाए गए सिस्टम ही हमारी सफलता या असफलता तय करते हैं। सही बात है। तो जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारी सफलता केवल सही पर्यावरण और सही सिस्टम डिजाइन करने पर निर्भर करती है और इच्छा शक्ति या विल पावर का इसमें कोई खास रोल नहीं है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि हमारी सभी व्यक्तिगत असफलताएं इंसान के रूप में हमारी कमियां नहीं हैं? तो क्या है वो सिर्फ हमारे डिजाइन किए गए सिस्टम की खामियां या डिजाइन फ्लॉज हैं। हाँ, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब आपका कोई लक्ष्य पूरा ना हो या कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन टूट जाए तो खुद को और अपनी इच्छा शक्ति को कोसने के बजाय क्या हमें अपने उस सिस्टम के डिजाइनर को नौकरी से निकाल देना चाहिए, जो कि असल में हम खुद ही हैं। एकदम सही। आज इस ज्ञान से भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जटिल विचारों को डिकोड करने में हमारा साथ देने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे ही शक्तिशाली स्रोतों और गहन चर्चाओं के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक अपने सिस्टम्स का डिजाइन सुधारते रहिए और सीखते रहिए। अलविदा।